स्वागत है सभी बच्चों का। और ये पीपीटी के ज़रिए आपको जो एनडीए में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। और ज़्यादातर ये दो तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, पूरा फ्रेज ही चेंज किया जाता है और यह करेक्शन भी किया जाता है। तो सिंटैक्स बेस्ड है ये। तो यहाँ पर देखना है किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए डायरेक्शंस लिखे होते हैं 1 to 5। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ईच सेंटेंस हैज़ एन बोल्ड वर्ड और फ्रेज फॉलोड by 4 alternatives. You are to choose the one that best keeps the meaning of the original sentence if it is substituted for the will word or phrase या phrases। तो यहाँ पर ये देखना है सेलेक्ट कैसे करेंगे, उसको समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि कैसे सेलेक्ट करोगे। ये देखिए लिखा है आपका veterinarians और usually give dogs an anesthetic so that they don't cry out in pain। तो जो ये आप देख रहे हो cry out in pain, ठीक है, ये तो इसको हमें ये देखना है कि इन चारों विकल्प में से कौन सा सही है। तो यहाँ जो लिखा है गल्प, गल्प माने निगलना होता है, घूंट पीना जिसको कहते हैं। फ्लिप माने मारना या पीटना होता है। हेल्प माने होता है कुत्तों का भौंकना या चीखना। और पर माने होता है म्याऊं म्याऊं करना या घुरघुराना। तो ये क्राई आउट इन पेन जो लिखा हुआ है, इस पूरे फ्रेज को चेंज करके इनमें से कोई एक वर्ड आना है। तो इसमें फिर आपका क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा, यानी हेल्प आएगा। इसके बाद है दूसरा, सिटी टैक्सेस आर बेस्ड ऑन एन एस्टीमेट ऑफ द वैल्यू ऑफ वंस प्रॉपर्टी। तो सिटी टैक्सेस आर बेस्ड, जो सिटी के टैक्स होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, वो किसी की प्रॉपर्टी का जो एस्टीमेट वैल्यू होता है उस पर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ आपको जो लाना चाहिए वो इसके बदले आपका ये चार दिए हुए हैं, यहाँ पर दे रखा है अप्रेजल, फोरकास्ट, डायग्नोसिस और आउटलाइन। आउटलाइन माने रूपरेखा होती है। डायग्नोसिस का मतलब होता है कोई रोग निदान या रोग की जांच। फोरकास्ट माने होता है पहले से कोई चीज़ बताना या पूर्वानुमान करना। अप्रेजल माने जो लिखा हुआ है उसके माने होता है मूल्यांकन, यानी मूल्य का आंकना, जो एस्टीमेट से ही मैच करता है। इसलिए आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है ए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, although buses are scheduled to depart at a certain hour, they are often late। तो शेड्यूल्ड को आपको यहाँ से हटाना है, ठीक है ना। शेड्यूल्ड को आप हटाएंगे तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, लिस्टेड है, रिक्वेस्टेड है, ऑब्लिगेटेड है और लोडेड है। तो देखिए लिस्टेड का मतलब सूचीबद्ध हो गया, ऑब्लिगेटेड का मतलब बाध्य या लाचार हो गया, रिक्वेस्टेड आप लोग जानते ही हो, और लोडेड का मतलब होता है भार लादना या बोझा लादना। तो यहाँ पर जो आपने देखा शेड्यूल्ड को, शेड्यूल्ड के जगह पर आपका यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लिस्टेड आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिस्टेड सेलेक्ट करना है, यहाँ पर भी ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा। इसके बाद है फोर्थ नंबर, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, लाइटनिंग अपीयर्स टू गो बिफोर थंडर। कहना चाहता है कि लाइट जो है साउंड की तुलना में अधिक तेज चलती है, और जो लाइटनिंग होती है वो थंडर यानी जो गर्जना होती है उससे पहले ही प्रकट होती है। तो यहाँ जो आप देख रहे हो गो बिफोर, इस गो बिफोर की जगह क्या पे आना है, यहाँ पर प्रोलॉन्ग माने लंबा करना होता है, जो ट्रैवर्स लिखा है वो पार करना या लांघना होता है। रिपेल माने होता है घृणा करना या पीछे हटना होता है। प्रीसीड माने पूर्ववर्ती या पूर्व में होना होता है। तो गो बिफोर की जगह आपका यही आ जाएगा प्रीसीड, जो कि ऑप्शन है आपका डी। नेक्स्ट है, व्हेन स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टाइम टू रीड नॉवल बिफोर क्लास। जब विद्यार्थियों के पास क्लास से पहले नॉवल रीड करने का टाइम नहीं होता
तो दे रीड ऑन आउटलाइन ऑफ द प्लॉट इंस्टीड, अर्थात जो प्लॉट होता है यानी उसका जो कथानक होता है उसकी आउटलाइन पढ़ते हैं। तो उस आउटलाइन को क्या कहते हैं, एन आर्टिकल कहते हैं, या ए साइनॉप्सिस कहते हैं, या क्रिटिक कहते हैं, या ऐसे कहते हैं। तो इनमें सही कौन सा है, सही आपका क्या है, बी नंबर। साइनॉप्सिस का मतलब होता है सार या विषय संक्षेप, मतलब वो जब डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं तो उसकी आउटलाइंस पढ़ते हैं, यानी साइनॉप्सिस उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही माना जाएगा। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट डायरेक्शन है 6 to 10, विच ऑफ द फ्रेजेस ए बी सी एंड डी गिवन बिलो ईच सेंटेंस शुड फ्रेज that are bold to make the sentence grammatically correct. If the sentence is correct as it is, make answer. तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि उसमें फॉल्ट कहाँ पर है और हमें करेक्ट ऑप्शन उसमें ग्रामेटिकली देखना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स वॉज रेदर वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। तो देखो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है पूरी तरह से, और कंपैरेटिव डिग्री में वर्स्ट नहीं आता है, क्या आता है, वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर वर्स देन आपका जैसे पहला वाला है बैड एस आई हैड ना, तो बैड एस आई हैड एक्सपेक्टेड तो वो आपका आएगा नहीं। इसके बाद वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड ये सेट हो रहा है। लास्ट वाला सी वाला वर्स देन एक्सपेक्टेशन ये नहीं आना चाहिए, हालांकि अर्थ तो सही दे देगा लेकिन ये क्लॉज नहीं बनेगी, जिस स्ट्रक्चर में उसने पूछा है वही हमारा होना चाहिए। वर्स्ट देन वाज एक्सपेक्टेड ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सेलेक्ट किया जाना चाहिए वो ऑप्शन बी वाला सेलेक्ट किया जाना चाहिए। इसके बाद है 7 नंबर, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू मेक पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन दैन टू इम्पोज देम ऑन इट। अर्थात यहाँ पर ये कहना चाहता है कि डिसिप्लिन का जो इम्पोर्टेंस है उसको महसूस करने के लिए लोगों को, यानी लोगों को खुद ही महसूस करना उसका ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय इसके कि वो दूसरों पर इसको थोप दें। इम्पोज देम माने होता है लोगों पर लाद देना, थोप देना, अपनी गलती या अपनी कमी किसी तरह से दूसरों पर थोपना। गलती हमसे हुई, कमी हमसे हुई, अनुभव हमारा कम रहा उस चीज़ पर, और हमने कहा ना तुमने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, तो वो सेंस यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पर हमें देखना ये है कि दैन टू इम्पोज देम ऑन इट की जगह क्या आना चाहिए। यहाँ पर आपका जो आएगा वो आएगा ए नंबर ऑप्शन, इम्पोज इट विद देम। एक्चुअली इम्पोज के साथ विद आता है, और लेकिन इम्पोज और विद के बीच में इट आना चाहिए, जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस में वहाँ पर आ रहा है। दूसरा इम्पोज देम विद इट वो गलत है, इम्पोजिंग देम ऑन इट ये भी सही नहीं है, इम्पोज इट ऑन देम चूँकि सबके साथ ऑन लगा हुआ है। तो यहाँ पर इम्पोज इट विद देम आपका ऑप्शन नंबर सही है ए। फिर इसके बाद हम देखते हैं द क्रॉप्स आर डाइंग इट मस्ट नॉट हैड ड्रेन्ड। अब ये गलती आप समझ रहे होंगे कि मस्ट नॉट के साथ जो हैड लगा हुआ है वो सही नहीं लगा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी ले लिया जाएगा, यानी मस्ट नॉट हैव ड्रेन्ड। तो यहाँ पर चूँकि क्रॉप्स आर डाइंग यानी फसलें सूख रही हैं, इट मस्ट नॉट हैव रेन्ड यानी बारिश नहीं हुई है, ये इस तरह से। तो इट मस्ट नॉट हैव रेन वर्षा अवश्य ही नहीं हुई है, ये सेंस दे रहा है। तो मस्ट नॉट हैव ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे देवर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलोर इन द कंपटीशन। देवर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलोर इन द कंपटीशन में उसकी असफलता पर सभी शॉक्ड थे, मतलब उनको सदमा सा लगा था, चकित थे। तो यहाँ पर वर शॉक्ड एट ऑल जो आपका पहला ऑप्शन दे रहा है वो आएगा नहीं। हैड ऑल शॉक्ड एट ये भी नहीं है, जब कोई दूसरे को शॉक करता है तब हैड शॉक्ड आना चाहिए। हैड ऑल शॉक्ड बाई ये भी गलत है। हैड बीन ऑल शॉक्ड ऑन ये भी गलत है। अतः आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इस सेंटेंस को अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें कोई जो है रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इसमें इनकरेक्ट पार्ट नहीं है, अतः इसमें कोई गलती नहीं। तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ 10 नंबर में, ही इज़ टू इम्पेशेंट
फॉर टॉलरेटिंग एनी डिले, कोई भी देर होने के पर मतलब वो सहन करने के लिए अत्यधिक अधीर है। तो यहाँ पर देखो टू और टू, जो टू होता है वो टू और टू का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जैसे सो दैट का होता है। इसी तरह यहाँ पर टू टू का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर जिसके साथ टू और टू इसके बाद उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो ऑप्शन यहाँ पे लिया जाएगा। जैसे आप देख रहे हो टू टॉलरेट, ये मैच कर रहा पूरा, टू टॉलरेटिंग मैच नहीं कर रहा, एट टॉलरेटिंग मैच नहीं कर रहा, विद टॉलरेटिंग मैच नहीं कर रहा, और ये नीचे वाला तो सेलेक्ट करना ही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा ए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना अच्छे से। फिर हम चलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पर डायरेक्शंस हैं 11 to 20। इन दीज क्वेश्चंस लुक एट द बोल्ड पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस बिलो द सेंटेंस आर, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुई है। Possible situations for the bold part, if any one of substitutions A, B or C is better than the bold P, choose that bold part यहाँ पे लिखना था, choose that substitutions as your response, if none। तो चलिए इसको छोड़ते हैं क्योंकि जानते ही हो कि क्या लिखा है उसमें। फिर लिखा I think in my opinion that all those who claim to be honest are not really so। मैं समझता हूँ कि मेरी राय में ऑल दोज हु क्लेम टू बी ऑनेस्ट, मतलब जो पूरी तरह से ईमानदार होने का दावा करते हैं, आर नॉट रियली सो, वास्तव में वो होते नहीं हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ आई थिंक मैं सोचता हूँ, इन माई ओपिनियन कुछ एक्स्ट्रा है, इसमें सुपर प्लस सिचुएशन दी गई है। तो यहाँ पर आई थिंक या तो होना चाहिए और फिर दैट होना चाहिए, इन माई ओपिनियन नहीं होना चाहिए। और अगर इन माई ओपिनियन होना चाहिए तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। तो चूँकि आई थिंक को हम क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे ऑप्शन में कुछ ऐसा सिलेक्शन दिया नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुई है। हाँ, तो यहाँ बिल्कुल अब आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि कभी कभी इधर उधर मतलब टच हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, सब सही हो गया। तो आई थिंक जो ओपिनियन, माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन था, तो उसमें क्या करेंगे, इन माई ओपिनियन, इट सीम्स टू मी, और इट इज़ माई बिलीविंग, और नो इम्प्रूवमेंट। तो अब यहाँ पर वो जो सेंटेंस का सेंस है, मेरी राय में, मैं समझता हूँ, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन जाना चाहिए वो जाना चाहिए पहले नंबर पे, आपका ऑप्शन ए लिया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो हम ऑप्शन लेंगे ए ऑप्शन लिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए इट सीम्स टू मी, ऐसा मुझे लगता है। तो अब लगता है तो एक अलग बात हो गई। इट इज़ माई बिलीविंग, अर्थात ये मेरा विश्वास है। तो हम ये सारी चीज़ें नहीं रखेंगे, पहला ऑप्शन रखेंगे ए, जिससे कि ये होगा कि हमने उसी फ्रेज में उसकी मैचिंग, जो कि उसमें एक ओपिनियन दे रहा है, तो ओपिनियन वाला ही सिलेक्ट किया जाएगा, इसलिए आपका ए सही है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 12th की नंबर की तरफ। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स ही डिड नॉट टच दैट पॉइंट। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है डिस्कोर्स, उसका मतलब होता है बातचीत या कोई प्रवचन या उपदेश। तो यहाँ उसकी लंबी बातचीत के दौरान ही डिड नॉट टच दैट पॉइंट, उसने उस बिंदु को नहीं छुआ। तो टच के साथ में आपका कोई प्रीपोजिशन आना चाहिए, अपॉन है, ऑन है, ऑफ है। तो यहाँ पर टच के साथ में अपॉन जो होता है वही आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन लेंगे हम लोग, कौन सा, ए ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, 13 नंबर है, ही डाइड इन द ईयर 1960 एट 11 PM ऑन 14 जुलाई। इसका एक रूल होता है, जो एडवर्ब ऑफ टाइम दिया रहता है, इसका रूल होता है जब हम सेंटेंस में इसको यूज करते हैं तो इसको हमेशा याद रखिए। सबसे पहले जब एक सेंटेंस में कई प्रकार के एडवर्ब ऑफ टाइम आते हैं तो उनका एक सीक्वेंस होता है, और वो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस होता है कि आप पहले सबसे छोटा टाइम लिखेंगे,
फिर उससे बड़ा टाइम लिखेंगे, फिर सबसे बड़ा टाइम लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस होता है ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा टाइम फिर सबसे बड़ा टाइम। तो बस वही देख लेंगे और जहाँ इसमें मिल जाएगा वही सही है। ऑन 14 जुलाई इन द ईयर 1960 एट 11, तो इसमें देखिए 14 जुलाई आया 1960, फिर ये टाइम जो है सबसे छोटा, तो ये बाद में आ गया है। इन द ईयर 1960 ऑन 14 जुलाई एट, अब इसमें ईयर पहले आ गया, चूँकि ईयर बड़ा होता है ना टाइम ड्यूरेशन में। 14 जुलाई मंथ है और 11 ये आवर है, तो आवर छोटा टाइम छोटी यूनिट होती है, मंथ उससे बड़ी यूनिट होती है और ईयर उससे और बड़ी यूनिट होती है। तो ये आपको मिलेगा डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन वाला बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, ही डाइड एट 11 PM ऑन 14 जुलाई इन द ईयर 1960। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, ओ सॉरी यहाँ डी बता दिया मैंने, यहाँ डी नहीं है, यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पर आपका ए सही है, ठीक है ना। ओ सॉरी यहाँ पे ए नहीं, मतलब सी ही बार बार हो रहा है ये। तो चलिए मैं इसको पहले तो इरेज कर देता हूँ, ठीक। ये इरेज हो गया, ये इरेज हो गया। और अब मैं आपको देता हूँ कि आपका ये सी नंबर सही है, ये सी नंबर सही है। अब चलिए आगे 14 नंबर में, फॉर ऑल आवर पावर्स ऑफ रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग वी नो अ लिटिल अबाउट लाइफ सीक्रेट्स। हम ये कहना चाहते हैं इस सेंटेंस में कि हमारी जो पूरी समझ है और ज्ञान की जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को लेकर हम अपने जीवन के रहस्यों में बहुत कम ही जान पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए लिटिल और द लिटिल और लिटिल से संबंधित है। तो जो लिटिल होता है, लिटिल का मतलब होता है कि ना के बराबर। तो शायद सभी लोग अपने जीवन के बारे में अगर देखा जाए, जीवन एक रहस्य है, तो उसके बारे में बिल्कुल ना के बराबर समझ पाते हैं। तो लिटिल अबाउट लाइफ सीक्रेट्स आपका ऑप्शन नंबर आपका सही है बी नंबर। तो बी नंबर ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए और सही हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर है। 15 कह रहा है यू हैव कम हियर विद अ वीव टू इंसल्ट मी। तो जब विद अ वीव टू आता है या फॉरवर्ड टू आता है, लुक फॉरवर्ड टू, तो जब विद अ वीव टू और विद एंड लुक फॉरवर्ड टू अगर ऐसा आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव आती है। इन्फिनिटिव ही आएगी लेकिन कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव आएगी, चूँकि इन्फिनिटिव बहुत प्रकार की होती है। तो जो इसमें कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव है यानी पहला वाला टू इंसल्टिंग मी, वही आएगा। ये मत समझिएगा कि इंसल्ट के पहले आना चाहिए, इंसल्टिंग के पहले क्यों आ रहा, लेकिन ये नियम है कि कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ इस प्रकार का प्रयोग होता है। तो इसके बाद आप उसको वही करेंगे। फिर हम देखते हैं कि लिखा हुआ दिस मैटर एडमिट्स ऑफ नो एक्सक्यूज़, अर्थात ये जो मैटर है, कोई भी मैटर या टॉपिक या बात या बहाना या कोई मतलब डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन है, ये कोई भी बहाना स्वीकार नहीं करता है। मतलब ये बिल्कुल सही है, मतलब दिस मैटर हैज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। तो वही लिखा है एडमिट्स ऑफ। तो एडमिट्स टू कह रहा है, एडमिट्स फॉर कह रहा है, एडमिट्स कह रहा है, नो इम्प्रूवमेंट कह रहा है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा वो नो इम्प्रूवमेंट सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि दिए गए सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, ये एकदम सही लिखा हुआ है। जो आप एडमिट्स ऑफ देख रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए इसमें ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा आपका डी, ठीक है। 17 नंबर है ही हैज़ नॉट एंड कैन नेवर बी इन द गुड बुक्स ऑफ हिज एम्प्लॉयर बिकॉज ही लैक्स ऑनेस्टी। वो ये कहना चाहता है कि वह ईमानदारी की कमी रखता है, यानी उसमें ईमानदारी की कमी है, इसीलिए वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे भाव में या अच्छे विश्वास में न तो कभी रहा है न कभी रह सकता है। तो ही हैज़ नॉट यानी वो रहा नहीं है, एंड कैन नेवर बी और कभी नहीं रह सकता है। तो इसमें यहाँ पर फॉल्ट क्या है इस सेंटेंस में, जब हैज़ नॉट करते हैं तो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कैन के साथ बी जो लगा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
जो कि सही है। और जो हैज है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है या उसके साथ कोई भी वर्ब नहीं है, इसलिए जब नहीं लगाई तो ये आगे जा कर के आगे वाली वर्ब को सपोर्ट करेगा, जा कर के आगे वाली वर्ब को अपने साथ मिलाएगा, जो कि हैज के साथ भी आता नहीं है। हैज के साथ आना चाहिए बीन। तो हमें चूँकि अलग अलग टेंसेस का यूज उसमें किया गया है, तो इसलिए जैसे हैज़ नॉट अलग कॉन्सेप्ट है और कैन नेवर भी अलग कॉन्सेप्ट है, तो दोनों के साथ वर्ब अलग होनी चाहिए। इसलिए हम देखते हैं हैज़ नॉट एंड कैन नॉट भी, ये तो गलत है। हैज़ नॉट एंड कैन नेवर बीन, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन सही है सी, मतलब हैज़ नॉट बीन एंड कैन नेवर बी। तो हैज़ के साथ में बीन सपोर्ट करता है और कैन के साथ भी सपोर्ट करता है, इसलिए ऑप्शन आपका रहेगा सी। इसके बाद देखते हैं हिज ब्रदर नेवर हैज़ एंड नेवर विल बी डिपेंडेबल। बिल्कुल उसी सेंटेंस को फॉलो कर रहा है यहाँ पर। तो नेवर हैड ये तो होगा नहीं, नेवर हैज़ बीन बिल्कुल यही होगा, वाज नेवर बीइंग ये भी नहीं होगा और नीचे वाला भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन इसमें लिया जाएगा कौन सा? आपका ऑप्शन लिया जाएगा बी। तो बी ऑप्शन लेंगे तो उसमें ये हो जाएगा कि हिज ब्रदर नेवर हैज़ बीन एंड नेवर विल बी डिपेंडेबल। उसका भाई कभी ना तो डिपेंड रहा है और ना ही कभी रहेगा, ये इसमें बताना चाहता है। तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।